धीरे लिखो, लिख तो पा रहे हो? अब फिर ऐसे बैठे ही थोड़ी रहेंगे अपन। उधर घड़ी की तरफ देखा, मैं चली जाऊंगी, टाइम होगा तब। अगला लिखो मुर्गियों की नस्लें। मुर्गियों के बारे में देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बनाते हैं इसके वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? गेलस डोमेस्टिकस के नाम से इसे जाना जाता है। डोमेस्टिकस इसे कहते हैं। गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी होती है? 78 सबसे ज्यादा। कुल क्या होता है मुर्गी का? गेल चिड़ी या फेशियोनिडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। गेल चिड़ी या फेशियोनिडी भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? फेशियोनिडी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो कुछ बेसिक हो गया। अब इसके बाद में आता है स्पीड 110 से 140 किलोमीटर की है। मेरी नहीं है इतनी स्पीड, मेरी मैं बोलने की स्पीड है। अगला पर आते हैं कि मुर्गी वर्ग में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। मुर्गी वर्ग में कुक्कुट के अलावा वे सभी पक्षी आते हैं जो कि किसके काम में लाए जाते हैं? कुक्कुट के अलावा उन सभी पक्षियों को शामिल किया जाता है जो अंडा और मांस दोनों के काम में लेते हैं। जिसके अंदर क्या क्या आती है? जिसमें टर्की मुर्गी आती है, इसके अलावा बतख आती है, कलहंस आते हैं, इसके अलावा कबूतर आता है जिनको मांस के भी काम में लाया जाता है। वो सभी बर्ड्स जो है उसमें आती है। कुछ फोटोज में आप लोगों को दिखाऊंगी, पहले ये लिख लेते हैं अपन। वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, जूलॉजिकल नेम है गिलस डोमेस्टिकस। गिलस डोमेस्टिकस। 2 है 78। कुल है गेल चिड़ी या फेशियोनिडी। एंड मुर्गी की पंजीकृत नस्लें लिखेंगे। पंजीकृत नस्लें 20। पंजीकृत नस्लें 20। देखिएगा मुर्गी वर्ग में क्या क्या आते हैं। मुर्गी तो आती ही आती है, जिसको कुकुट भी कहते हैं, फाउल भी कहते हैं, हैन भी कहते हैं, पोल्ट्री भी कहते हैं, चिकन भी कहते हैं। वो सब नाम मुर्गी के ही होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या आती है? इसके अंदर बतख आते हैं। इसमें क्या क्या आती है? बतख आती है जिनको मांस के काम में लाया जाता है। कबूतर को काम में लेते हैं। ये टर्की मुर्गी होती है जिसका अंडा यूज किया जाता है। ये बटेर जिसको तीतर कहते हैं, ये वाला होता है, ये इसको मांस के काम में लेते हैं। और ये कलहंस होता है। ये क्या होता है? कलहंस। इंग्लिश में इसे कहते हैं गीज या गूज के नाम से इसे जाना जाता है। ये सभी बर्ड्स जो है वो पक्षियों के मुर्गी वर्ग में रखे जाते हैं। तो लिखिएगा मुर्गी वर्ग में, मुर्गी वर्ग में कुक्कुट के अलावा, मुर्गी वर्ग में कुक्कुट के अलावा वे सभी पक्षी, वे सभी पक्षी जिन्हें अंडा या मांस उत्पादन हेतु, जिन्हें अंडा या मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है। जैसे टर्की, बतख, कबूतर, बटेर। बहुत लिखा है सारे नाम। टर्की, बतख, कलहंस, बटेर, बतख आदि, ये सभी बर्ड्स हैं जिनको अंडा या मांस के लिए पाला जाता है। अंडे में तो स्पेशली मुर्गी और टर्की मुर्गी को यूज करते हैं, बाकी सभी का मांस काम में लाया जाता है। तो वो सभी किस में आते हैं? बर्ड वर्ग में आते हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं। अगला नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके अलग अलग जो तरह की जो बर्ड्स होती है उनके अंडों की जो परिपक्वन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं मुर्गी के, जो अंडे का उद्भवन काल होता है वो अलग अलग पक्षियों में अलग अलग होता है। अंडे का उद्भवन काल का मतलब होता है उनका इंक्यूबेशन, कितने समय में वो परिपक्व होते हैं। तो जो मुर्गी का हो गया, मुर्गी का जो अंडा होता है वो 21 दिन में परिपक्व होता है, जबकि टर्की मुर्गी के अंडे की बात करते हैं वो 28 दिन में परिपक्व होता है। इसके अलावा कबूतर की और बटेर की बात करते हैं तो छोटे अंडे देते हैं और इनका अंडा कितने टाइम में परिपक्व होता है? 18 दिन में परिपक्व होता है। ऐसे ही जो है वो मस्कवी डक आती है, उसका अंडा जो है वो मस्कवी बतख है, उसका अंडा 32 से 35 दिन में परिपक्व होता है। ये मस्कवी डक है, लिखिएगा इसके अंदर कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। अंडे का उद्भवन काल हंस का रहेगा, हंस का, कल हंस का 28 से 32 दिन। ये अलग अलग जो बर्ड्स आती हैं उनके अंडे का परिपक्वन काल है वो अलग अलग होता है। और नॉर्मल बतख का और टर्की का सेम ही होता है। ये मस्कवी डक अलग थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो मुर्गी होती है वो दो प्रकार से अंडे सेने का काम करती है। विशेष रूप से अगर अपन अंडे सेने का उपयुक्त समय देखें, अंडे सेने का उपयुक्त समय और मुर्गी पालन का अलग अलग समय होता है। अंडे सेने का उपयुक्त समय जो आता है वो फरवरी मार्च होता है। क्या होता है? उपयुक्त समय है वो फरवरी मार्च होता है।
अंडे सेने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर मॉइस्चर होता है, प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर होता है जितना इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये उपयुक्त समय होता है। अगर अंडे सेने की बात करें तो अंडा सेने की प्रक्रिया जो आती है दो प्रकार से की जा सकती है। अंडा सेना के दो तरीके होते हैं, एक तो आती है प्राकृतिक विधि और दूसरी आती है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि से ये काम जो है वो मुर्गी के द्वारा किया जाता है, और जो मुर्गी अंडे सेने का काम करती है उसे क्या कहते हैं, कुड़क मुर्गी कहते हैं। ये एक बार में 8 से 10 अंडे सेने का काम है वो कर सकती है, क्योंकि इतने अंडों को बैठकर अपनी बॉडी की हीट दे सकती है। और दूसरा जो है वो कृत्रिम विधि से किया जाता है। कृत्रिम विधि में अंडे सेने का काम जो है वो किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है। इस मशीन को इंक्यूबेशन का काम करती है, इसलिए इस मशीन का नाम क्या हो गया, इंक्यूबेटर मशीन हो गया। अब इंक्यूबेटर मशीन के अंदर तो तापमान और आर्द्रता सेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर तापमान और आर्द्रता सेट करी जाती है। जबकि नेचुरली क्या होता है, मुर्गी अपनी बॉडी की हीट देती है। मुर्गी का तापमान कितना होता है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इतना टेम्परेचर जो है वो ये उसके अंडे के ऊपर बैठकर उसको देती है। तो उसको आवश्यकता 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की होती है, तो ऑल टाइम नहीं बैठी रहती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो खड़ी होती है। तो उस टाइम में ये क्या कर देती है, इनके प्रॉपर जो है वो इनको तापमान दे देती है, और उसके कारण अंडे के अंदर चिका है वो डेवलपमेंट होता रहता है। इस तरह से ये मेथड जो है वो प्राकृतिक विधि कहलाती है। जबकि कृत्रिम विधि से ये काम किसका होता है, इंक्यूबेटर मशीन का होता है। इंक्यूबेटर मशीन के अंदर जो अंडे सेने का काम है वो किया जा सकता है, और एक साथ इस मशीन में 3000 अंडे सेने का काम एक बार में किया जा सकता है। तो मैम इसके लिए तापमान कितना रखते हैं, तो इसके लिए तापमान जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है, और जो आर्द्रता होती है वो 60% रखी जाती है। लेकिन अंतिम 3 दिन के अंदर तापमान और आर्द्रता में चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि लास्ट के टाइम पे चूजा ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुका होता है, तो उसको कम लाइट की आवश्यकता होती है। तो लास्ट के टाइम पे तापमान जो है वो कम कर दिया जाता है, 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और आर्द्रता बढ़ाकर जो है वो 70% कर दी जाती है। क्योंकि लास्ट के टाइम पर आर्द्रता कम होने से आपने देखा होगा कुछ कुछ चूजे ड्राई पंख वाले पैदा होते हैं, उसका कारण कम आर्द्रता होना है, तो इसके लिए इसको ही रखा जाता है। और जब इसके अंदर रखा जाता है तो हमें क्या पता चलेगा कि अंडों की स्थिति सही है या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, अंडों की जांच करते हैं और कितनी बार इनकी टर्निंग करते हैं, वो पॉइंट लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। तो पहले आप लिखेंगे अंडे सेने का उपयुक्त समय। अंडे सेने का उपयुक्त समय, सेने का मतलब है उसके ऊपर बैठकर अपनी बॉडी का तापमान उपलब्ध कराना, या यूं कहें उचित तापक्रम देने को सेना कहते हैं। अंडे सेने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च। नेक्स्ट में लिखेंगे प्राकृतिक विधि से एक कुड़क मुर्गी, प्राकृतिक विधि से एक कुड़क मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का कार्य कर सकती है। प्राकृतिक विधि से कुड़क मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का कार्य कर सकती है। एक दिन में अंडे सेने पर अंडे से चूजा नहीं निकलेगा। कितने दिन होता है इंक्यूबेशन टाइम, पीछे पर लिखा कितने दिन में परिपक्व होता है अंडा, 21 दिन। तो मुर्गी 21 दिन तक बैठकर अपनी बॉडी की हीट देगी उसको। 21 दिन तक कुछ टाइम के लिए उठती है वो मुर्गी, ऑल टाइम उस पर बैठी रहती है, जिससे उसकी बॉडी की गर्मी से उसको तापमान मिलता रहता है, और अंडे के अंदर चिक्का डेवलपमेंट होता रहता है। अलग अलग डे पर अलग अलग डेवलपमेंट होता है। एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको जिसके अंदर चिक्का डेवलपमेंट कैसे होता है, दिखाया हुआ है। हाँ, वो दिखाया था ना उसमें, कुछ कुछ टाइम में कोई कोई अंग डेवलप हो रहे हैं, तो वो अलग अलग टाइम पे डेवलप होते हैं। तो एक दिन में चूजे का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका ऑल टाइम बैठती है। नेक्स्ट लिखेंगे कृत्रिम विधि से इंक्यूबेटर मशीन में कुड़क जो होती है, जो अंडे सेने का काम करती है, उसे कहते हैं। कृत्रिम विधि से अंडे सेने का कार्य इंक्यूबेटर मशीन से किया जाता है, जिसमें 3000 अंडे एक साथ से जा सकते हैं। अब यहाँ पर तापमान सेट करना होगा, अंडों को कितनी बार पलटते हैं, अंडों की जांच कैसे करते हैं, ऑक्सीजन लेवल क्या रखा जाता है, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट होता है वो तापमान। तो लिखिएगा मशीन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम डे है, अगर मशीन से सेएंगे तो भी 21 दिन ही लगते हैं, एक साथ ऐसा नहीं है एकदम तापमान दे दिया और चूजा डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर उसका डेवलपमेंट का टाइम है, उतने दिन रखना होगा। तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, आर्द्रता 60%। एंड अंतिम 3 दिन में तापमान 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आर्द्रता 70%। तापमान ज्यादा कर देंगे तो चूजे अंदर ही मर जाएंगे, कम करेंगे तो दुर्गंधित चूजे पैदा होंगे। तो इसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कम तापमान से दुर्गंधित चूजे पैदा होते हैं। कम तापमान से दुर्गंधित चूजे पैदा होते हैं। कम तापमान से दुर्गंधित चूजे पैदा होते हैं। इस मशीन के अंदर जो अंडे रखे जाते हैं उनकी पलटाई कितने समय से करते हैं, तो नेक्स्ट में लिखेंगे अंडों को दिन में 4 से 6 बार पलटते हैं।
और अंडों को किस कोण पर रखा जाता है तो लिखेगा कोण 43 से 45 डिग्री का रखा जाता है। कोण है, अंडों को रखने का कोण है, अंडों का कोण होना चाहिए 43 से 45 डिग्री कोण। और इस मशीन में ऑक्सीजन का स्तर 21%। मशीन में ऑक्सीजन का स्तर लिखेंगे, ऑक्सीजन का स्तर 21% और CO2 का स्तर है 0.5% से कम। 21% ऑक्सीजन और CO2 का लेवल है 0.5% से कम। इससे कम लेवल रखते हैं ताकि उसके अंदर अंडे जो है वो अच्छे से मैच्योर हो जाए और उनको सभी प्रकार का एनवायरनमेंट मिल सके, क्योंकि अंडे के ऊपर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो ये इनक्यूबेटर मशीन के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन इनमें कौन सा अंडा जो है उसके अंदर चूजा मर गया है या सही स्थिति में है, उसके लिए क्या करते हैं, अंडों की जांच करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अंडों की जो अंडों की जांच है वो कब की जाती है और कैसे की जाती है। तो अंडों की जो जांच की जाती है उसे क्या कहा जाता है, कैंडलिंग। क्या कहते हैं, कैंडलिंग कहते हैं। ये कैंडलिंग जो आती है वो पहली कैंडलिंग 7वें दिन और दूसरी कैंडलिंग जो है वो 14वें दिन की जाती है। पहली 7वें और दूसरी 14वें दिन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपने पास एक बॉक्स होता है और उसको अंधेरे कमरे में रखते हैं और उसके अंदर एक कैंडल जला देते हैं या एक तरीके से लाइट कर देते हैं और उसके ऊपर इतना स्पेस होता है कि एग को रखा जाता है और उस एग के अंदर की सिचुएशन जो है वो प्रॉपर दिखाई देती है, जैसा कि इस फोटो में दिख रही है। और इसके आधार पर अंडों को चारों तरफ से टर्न करके देख लेते हैं। मान लो इसमें कोई क्रैकलिंग है बाहर से और मान लो इसमें कोई ये किसी एक सतह से चिपका हुआ है या फिर इसमें कोई ब्लड स्पॉट है, तो इसका मतलब अंडे के अंदर चूजे की स्थिति सही नहीं है। तो उन अंडों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी जांच को अपन क्या कहते हैं, कैंडलिंग। एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी कैंडलिंग में अंदर से जो है वो कैसे स्पेस कवर करता जाता है। पहले ये लिख लें, लाइन वापस बोल रही हूँ ना। कृत्रिम विधि वाली क्या लिखी है आपने, ये इतना ही तो लिखा। अगला पर लिखेंगे अंडों की जांच। अंडों की जांच लिखेंगे कैंडलिंग द्वारा। अंडों की जांच है कैंडलिंग द्वारा। ब्रैकेट में लिखिएगा 7वें और 14वें दिन। बंद मत करो। कैंडलिंग मुझे भी लग रही है विटामिन सी के साथ। तो उनकी क्या की जाती है, केयर की जाती है, जिसे कहते हैं ब्रूडिंग। क्या कहते हैं, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है उन मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनके चूजे बाहर आने के 0 से 4 सप्ताह तक, 0 से 4 सप्ताह तक, यानी कि क्या कह सकते हैं पर 1 महीने की उम्र तक क्या होते हैं, उनको कृत्रिम रूप से तापमान दिया जाता है। 1 महीने की उम्र तक कृत्रिम रूप से तापमान देना ताकि वो बाहरी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल हो जाए, क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। ये 2 प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक विधि से दिया जाता है जिसमें मुर्गी जब तक 5-7 दिन तक उन अंडों पे उन चूजों पे बैठती है बाहर निकलने के बाद भी, जब तक वो बाहरी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं हो जाते। और जब प्राकृतिक विधि कृत्रिम विधि से ये काम करते हैं तो मशीन में किया जाता है। मशीन का मतलब है जो ब्रूडर हाउस होते हैं, ब्रूडर घर में किया जाता है। तो जो ब्रूडर घर होते हैं जहां पर चूजों को रखा जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ब्रूडर घर होते हैं। एक तो आता है आपके जिसको कहते हैं कॉलोनी ब्रूडर, दूसरा आता है हावर ब्रूडर, ये इसमें लैप्सिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दूसरा आता है हावर ब्रूडर और तीसरा आता है बेटरी ब्रूडर। दूसरा हावर ब्रूडर और तीसरा बेटरी ब्रूडर। नाम से ही देख सकते हैं इनके अंदर किस किस प्रकार के ब्रूडर घर होते हैं। कॉलोनी ब्रूडर के अंदर क्या होता है, बड़ा एक रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारी बर्ड्स को एक साथ रखकर और उनको आर्टिफिशियल तरीके से लाइट दी जाती है। आर्टिफिशियल लाइट जो है वो बल्ब से दी जा सकती है, लैंप से दे सकते हैं, जो सिगड़ी होती है जो बर्न हीट से दी जा सकती है, जैसे मान लो आग जला दी और उसके कारण जो है वो आसपास का एनवायरमेंट गर्म हो गया, तो उन सभी माध्यम से उनको हीट दे सकते हैं। कॉलोनी ब्रूडर में एक साथ बड़े लेवल पे मुर्गियां होती हैं। हावर ब्रूडर जो होता है छोटा गत्ते का बना हुआ हाउस होता है, गोल शेप में या राउंड शेप में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और उसके नीचे अखबार बिछा देते हैं और चारों तरफ गत्ते का बना देते हैं, हार्डबोर्ड से बनाया जाता है। वो छोटा होता है और उनमें दाने और पानी के बर्तन रख देते हैं और थोड़ी लाइट कर देते हैं जिससे गर्मी रहती है, वो हावर ब्रूडर। बेटरी ब्रूडर जो है वो जालीदार पिंजरों के बने हुए घर होते हैं जिनमें क्या होता है, चूजों को रखा जाता है। अभी छोटा सा वीडियो देखेंगे अपन, पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इससे पहले कुछ नहीं लिखा है भाई, आज ही पढ़ रहे हैं, अभी लिखना शुरू किया है। पहला लिखेंगे ब्रूडिंग। ब्रूडिंग में लिखिएगा 0 से 4 सप्ताह तक कृत्रिम रूप से प्रकाश उपलब्ध कराना। नेक्स्ट में लिखेंगे ब्रूडर घर में अधिक तापमान पर, अच्छा चलो लिखो, ब्रूडर घर में अधिक तापमान पर चूजे किनारों की तरफ रहते हैं। ब्रूडर घर में अधिक तापमान पर चूजे किनारों की तरफ रहते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे ये ब्रूडर हाउस है, 3 प्रकार के ब्रूडर हाउस है। ये हावर ब्रूडर, देखो गत्ते का बनाया हुआ है, नीचे पेपर्स बिछाए हुए हैं, ऊपर लैंप या बल्ब है, उसे लाइट मिल रही है। ये कॉलोनी ब्रूडर है, बड़े
कॉलोनी टाइप हाउस होते हैं और उनके अंदर चूजे रहते हैं। ये बेटरी ब्रूडर होता है जिसमें जालीदार पिंजरे के अंदर लाइट है और उसे हीट मिलती है और बर्ड्स के लिए इजीली सारी चीजें अवेलेबल होती है। ये 3 प्रकार के ब्रूडर घर होते हैं। तो ब्रूडर घर के 3 प्रकार लिखेंगे। ब्रूडर घर, दूसरी लाइन अपने लिखी, ब्रूडर घर में अधिक तापमान पर चूजे किनारों की तरफ रहते हैं। जैसे ये ब्रूडर हाउस है, यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा है, इसके जस्ट नीचे, तो चूजे कहाँ चले जाएंगे? साइड्स में चले जाएंगे। और कम तापमान होगा तो चूजे पास में आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रूडर घर में अधिक तापमान पर चूजे किस तरफ रहते हैं? किनारों की तरफ, सेंटर में, या किसी भी तरफ, या फिर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो लिखिएगा ब्रूडर घर 3 प्रकार के, तीनों के नाम लिखिएगा। कॉलोनी ब्रूडर, हावर ब्रूडर और बेटरी ब्रूडर। बेसिक सा इनके नाम से पता चला है, कोई ज्यादा अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है इनमें। ये तीनों टाइप के हाउस के इमेजेस हैं। उसके बाद ये अपन ने कहा कि ज्यादा तापमान है तो चूजे कहाँ है? साइड्स में। ये पॉइंट अपन ने लिखी है, ये इस टाइप का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुर्गी का जो मुर्गी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ब्रॉयलर। सॉरी, मांस उत्पादन वाली मुर्गियां, उन्हें क्या कहते हैं? ब्रॉयलर। और अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती है? लेयर्स। एक होती है रोस्टर्स। रोस्टर्स को किसके काम में लेते हैं? ब्रॉयलर की एज क्या होती है? 6 से 8 सप्ताह। लेयर्स कब शुरू होती है? 20 से 22 सप्ताह बाद। बंद कब करती हैं? 72वें सप्ताह बाद। रोस्टर्स की एज क्या होती है? 9 से 12 सप्ताह। ये इतनी चीजें जो है वो अपन पहले से लिख चुके हैं, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली समझने के लिए। मुर्गी का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है? चिकन या फिर सफेद मांस भी कहते हैं। मुर्गी को मांस को क्या कहते हैं? सफेद मांस भी कहते हैं। ये अपन पहले से लिख चुके हैं ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट आता है मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनकी संग्रहण अवधि आती है। और मुर्गी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं। अंडे जो आते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक तो निषेचित अंडे होते हैं और एक होते हैं अनिषेचित अंडे। एक तो निषेचित अंडे और एक होते हैं अनिषेचित अंडे। इन दोनों में क्या अंतर होता है निषेचित और अनिषेचित अंडों में? निषेचित अंडे जो आते हैं जिनसे चूजे प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे चूजे होते हैं? ये कैसे अंडे होते हैं जिनसे चूजे प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें फर्टाइल एग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फर्टाइल एग कहा जाता है, या फिर इन्हें उर्वर अंडे कहते हैं। उर्वर अंडे, इनसे चूजे प्राप्त कर सकते हैं, ये चूजे प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अनिषेचित अंडों को इनफर्टाइल एग कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इनफर्टाइल एग कहते हैं। और ये अंडे कैसे होते हैं? शाकाहारी अंडे होते हैं। ये कैसे होते हैं? शाकाहारी अंडे होते हैं। इन्हें खाने वाले अंडे कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? खाने वाले अंडे होते हैं। ये जीव रहित होते हैं, खाने वाले अंडे, और ये जीव रहित होते हैं, इनमें जीव नहीं पाया जाता है। ये इनफर्टाइल एग होते हैं। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप लोगों को अंडे के बारे में बताया था मैंने कि इनके अंदर जो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, जर्दी के ऊपर एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। जो अनिषेचित अंडों में तो क्या कहलाती है? जर्म स्पॉट। जर्म स्पॉट कहलाती है, मतलब स्पॉट लाइक दिखता है। और इसमें क्या कहलाती है? जर्म डिस्क। जो अंडाणु जैसी संरचना है इसे जर्म स्पॉट और जर्म डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो निषेचित अंडे होते हैं वो तो पता है कि भाई 21 दिन तक मुर्गी अंडा छोड़ बाहर निकल जाएगा। उसके अंदर अंडों की संग्रहण अवधि वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडों का उद्भवन काल कितना समय होता है? तो मुर्गी के अंडे का उद्भवन काल 21 दिन होता है। अनिषेचित अंडे जो खाने वाले अंडे होते हैं उनके अंदर संग्रहण अवधि आती है। तो अंडों की संग्रहण अवधि जो है वो 3 से 6 दिन तक जो है वो अंडों की संग्रहण अवधि होती है। अलग अलग समय में, गर्मी में और सर्दी में अलग अलग समय तक इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। अब लिखिएगा इसके अंदर, मुर्गे के शरीर में के अंदर ही निषेचित होते हैं। जिन मुर्गियों के साथ मुर्गे को रखते हैं, क्योंकि अंडाणु बनना एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, सभी प्रकार की फीमेल्स में अंडाणु बनते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बॉडी से अंडे को बाहर निकाल देती हैं। तो अपन चाहते हैं कि उनसे निषेचित अंडे प्राप्त हो, तो अपन उसको फर्टिलाइज कराएंगे। तो मुर्गे को उसके साथ रखेंगे तो उससे निषेचित होगी। निषेचित होगी तो अंडे के अंदर क्या हो जाएगा? अंडाणु जो है वो निषेचित होगा, तो उससे चूजा बनना शुरू होगा। तो शरीर के अंदर ही निषेचित होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो बाहर आने के बाद होता है। लिखिएगा इसमें, क्योंकि मुर्गी के शरीर के अंदर को होल्ड कितना टाइम तक रह रहा है अंडा? 24 घंटे में तो बाहर आ जाता है, तो उतना ही टाइम लगता है उसको शरीर के अंदर बनने में। लिखिएगा अंडे के प्रकार। पहले लिखेंगे निषेचित अंडे। क्लास सबके थोड़ी अटक रही है, या खाली केस्टो की अटक रही है? पहला लिखेंगे निषेचित अंडे, इंग्लिश में कहते हैं फर्टाइल एग या उर्वर अंडे। फर्टाइल एग या उर्वर अंडे। जम स्पॉट वाला पॉइंट तो अपने पीछे लिख लिया था या बाकी था? लिख लिया था, तो यहां सिर्फ लिखेंगे चूजे प्राप्त करने वाले अंडे। चूजे प्राप्त करने वाले अंडे। सर क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अटक रही है क्या क्लास? चूजे प्राप्त करने वाले अंडे, हाँ सही चल रही है बच्चों, यहाँ से तो सही चल रही है। हो सकता है आपके कुछ नेटवर्क इशू आ रहा हो जिनके अटक रही है। रिफ्रेश कर लो दोबारा। ट्रेन में चल रहा है वो कैसे? तुम्हें क्या पता ट्रेन में चल रहा है? आज ही गया और बैठा बैठा यहाँ मैसेज कर रहा है। सेकंड लिखो अनिषेचित अंडे। अनिषेचित या अउर्वर
उर्वर या शाकाहारी या खाने वाले अंडे, अनिषेचित, उर्वर, शाकाहारी या खाने वाले अंडे या इनफर्टाइल एग, इंग्लिश में बोलते हैं ना इनफर्टाइल, इसमें लिखेंगे जीव रहित। ये कैसे होते हैं? जीव रहित। संग्रहण अवधि लिखेंगे इनकी, एवरेज तो 3 से 6 दिन बताई मैंने। अगर अलग अलग देखा जाए तो गर्मी में तो 3 दिन और सर्दी में 7 से 10 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। गर्मी में 3 दिन, सर्दी में 10 दिन, 7 से 10 दिन। जो अंडे के टाइप, दोनों प्रकार के अंडे होते हैं, दोनों को अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके के अंडे होते हैं। नेक्स्ट आता है, जो मुर्गी होती है उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग, मुर्गी शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? गिजार्ड होता है। और ये जो होता है वो आटा चक्की की तरह पीसने का काम करता है। इसका कार्य क्या होता है? ग्राइंडिंग का काम होता है, ये पीसने का काम करता है। और ये क्या खिलाते हैं जो पीसने का काम करता है? इनको खिलाया जाता है मार्बल ग्रिट। तो स्पेशली ये ग्रिट को पीसने का काम करता है, ये अपन पहले लिख चुके हैं, तो खाली यहाँ पर देखिए ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को नोचकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। कैनाबोलिज्म का कारण क्या है? NaCl की कमी के कारण होता है, लवणों की कमी के कारण ये आपस में एक दूसरे को नोचती हैं, उसे क्या कहते हैं? कैनाबोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अंडा देने का उपयुक्त समय है, मुर्गी का अंडा देने का उपयुक्त समय और मुर्गी पालन का उपयुक्त समय। अंडा देने नहीं, अंडा सेने का उपयुक्त समय। अंडा सेने का उपयुक्त समय है वो क्या होता है? फरवरी मार्च होता है, फरवरी मार्च होता है। इसके अलावा जो है वो मुर्गी पालन का उपयुक्त मार्च अप्रैल, जो है वो मई जून जुलाई अगस्त जो है वो उपयुक्त समय माना जाता है। तो ये तो अपन ने लिख लिया, ये लिखिएगा मुर्गी पालन का उपयुक्त समय, मुर्गी पालन का उपयुक्त समय। ये स्पेशली जो है वो जो लो रेनफॉल एरिया है, खासकर जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, MP UP, यहाँ पर है। सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, फरवरी मार्च तो इसके अंडा देने का समय है। मुर्गी पालन का उपयुक्त समय है जुलाई अगस्त और सितंबर। कहां पर? तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राजस्थान, MP UP, पंजाब। मुर्गी पालन का उपयुक्त समय, और उसका कारण होता है कम वर्षा। कारण है इसका कम वर्षा, सुटेबल रूम टेम्परेचर, इंग्लिश में लिख दो, सुटेबल रूम टेम्परेचर, सुटेबल रूम टेम्परेचर, कम वर्षा व सुटेबल रूम टेम्परेचर। उसके कारण क्या होता है? राजस्थान में मुर्गी पालन का उपयुक्त समय जुलाई अगस्त सितंबर होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में, ये देखिए नेक्स्ट में लिखेंगे, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में मार्च अप्रैल मई जून, ठंडे प्रदेशों में मार्च अप्रैल मई जून ये उपयुक्त समय होता है। ठंडे प्रदेशों में मार्च अप्रैल मई जून का उपयुक्त समय होता है। मार्च अप्रैल मई जून का उपयुक्त समय होता है। किया तो अलग अलग 3 तरह के समय हो गए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या है, तो फरवरी मार्च है। ओवरऑल जो है वो फरवरी मार्च है। अगर साउथ एरिया की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा डिफरेंट समय है, वहां दिसंबर के आसपास का समय होता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर फरवरी मार्च है। तो बेस्ट सुटेबल टाइम ये, क्योंकि इस टाइम जो है वो प्रॉपर मॉइस्चर होता है इसमें एनवायरमेंट के अंदर, और इसी कारण ये उपयुक्त समय है। वैसे ही जो है वो मुर्गी पालन का उपयुक्त समय है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगली नेक्स्ट आता है, मुर्गी आहार के अंदर क्या क्या चीज दिया जाता है और क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन देखें आहार पर खर्चा। जब मैंने ऊंट पढ़ाया था तब बताया था कि सभी प्रकार के पशु, चाहे मुर्गी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे अन्य पशु हो, कितना प्रतिशत आहार पर खर्च होता है? 60 से 70% आहार पर खर्च होता है। और मुर्गी के आहार के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे राइस पॉलिश दी जाती है, इसके अलावा मूंगफली की खल दी जाती है, राइस पॉलिश हो गई, मूंगफली की खल हो गई। और इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो इसके अंदर जैसे जो है उसको प्रीमिक्स दिया जाता है। प्रीमिक्स के अंदर अलग अलग तरह के मिनरल मिक्सचर है वो दिए जाते हैं, खनिज लवण है वो सब दिए जाते हैं। इसके अलावा मक्की दी जाती है, पीली मक्का जो है वो उसको दी जाती है, जो विशेष रूप से इसके आहार के अंदर शामिल की जाती है। तो ये कुछ अन्य और भी अन्य पदार्थ होते हैं जो इसके आहार में दिए जाते हैं। आहार के अंदर जो है वो 10 to 20% उसको क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं। लगभग जो है वो 60% जो है उसको आहार में क्या देते हैं? 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। बाकी के अन्य तत्व जो है वो कुछ 2-3% मात्रा में दिए जाते हैं। तो इसको डिटेल में लिखना है, पहले लिखिएगा मुर्गी आहार के तत्व, ये डायरेक्ट लिख लीजिए। मुर्गी आहार पर, मुर्गी आहार पर 60 से 70% खर्च होता है। मुर्गी आहार पर 60 से 70% खर्च होता है। नेक्स्ट में लिखिएगा मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट, मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 70 से 80%,
कोमा प्रोटीन 10 से 20%, कोमा प्रोटीन 10 से 20%, खनिज लवण 0.8 से 1% देना चाहिए। मुर्गी आहार में प्रोटीन 10 से 20%, खनिज लवण 0.8 से 1% देना चाहिए। नेक्स्ट में लिखेगा प्रमुख खाद्य पदार्थ। मुर्गी आहार के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं राइस पॉलिश, मूंगफली की खल, राइस पॉलिश, मूंगफली की खल, प्रीमिक्स, नमक, पीली मक्का, मछली चूर्ण, हड्डी चूर्ण, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में मार्बल ग्रिट आती है, लाइमस्टोन जिसमें मार्बल ग्रिट आती है आदि। ये कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ वो दिए जाते हैं। चूजों मुर्गियों सबका जो है आहार के अंदर ये पीस कर जो है उसका मिश्रण तैयार किया जाता है और वो मुर्गी के आहार में उनको दिया जाता है। इसके अलावा चूजों की अगर स्पेशली अपन बात करते हैं, जब आफ्टर बर्थ उनके अंदर उनके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, चूजों के शरीर के अंदर अंडे की जर्दी होती है। तो चूजे को जन्म के 36 से 72 घंटे तक, चूजे को जन्म के 36 से 72 घंटे तक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखिएगा चूजे को जन्म के 36 से 72 घंटे तक चूजे को जन्म के 36 से 72 घंटे तक आहार की आवश्यकता नहीं होती है। नमक क्यों दिया जाता है सभी प्रकार के एनिमल्स को? ताकि उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक बना रहे। और मुर्गी के अंदर भी इसलिए देते हैं ताकि उनका जो उनके अंदर कैनाबलिज्म की क्रिया वो नहीं हो। कैनाबलिज्म क्या करती है, वो आपस में एक दूसरे को नोचती है। उसका मेन कारण क्या होता है, लवणों की कमी। जब नमक नहीं देंगे तो उसके कारण उनके अंदर जो है वो क्या होता है, अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। जैसे अलग अलग एनिमल्स में लवणों की कमी के कारण अलग अलग तरह के रोग होते हैं। जैसे पशु होते हैं, उनके खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो मिट्टी चाटने लग जाते हैं, दीवार चाटने लग जाते हैं, तो उनमें अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो ये सबके एनिमल्स में अलग अलग तरह की भूख होती है। ये ऐसे ही इनके अंदर भी इस तरह की भूख होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कैनाबलिज्म कहते हैं। उसके लिए उसको अपन आहार में नमक की मात्रा देते हैं। नेक्स्ट आता है मुर्गियों के खाद्य पदार्थ के बर्तन। उन्हें क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ के जो बर्तन आते हैं उन्हें फीडर्स कहा जाता है। फीडर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो टफ पार्ट होता है उसका जो नांद होता है, और एक जो होता है उसका हॉपर पार्ट होता है जिसको ऊपर वाला पोर्शन जिसमें दाना भरा जाता है। तो लिखिएगा मुर्गियों में खाद्य पदार्थ के बर्तन, खाद्य पदार्थ के बर्तन। प्रीमिक्स में खनिज लवण होते हैं अलग अलग प्रकार के। फीडर्स, खाद्य पदार्थ के बर्तन क्या होता है, फीडर्स। ये दो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है नांद और दूसरा होता है हॉपर। नान तो जिसके अंदर ये दाना आ रहा है, ये वाला पार्ट नान है और ये वाला पार्ट ऊपर है, इसमें दाना भरा जाता है। दाना चुगने का स्थान जिसमें मुर्गियां दाना चुगती हैं। कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे मुर्गी, लिखिए सबने, मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तो अंडा बनने में लगा समय है 24 घंटे का। अंडा बनने में मुर्गी के शरीर में 24 घंटे का समय ही लगता है। और जो मुर्गियां अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उनको प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है, 14 से 16 घंटे होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता 14 से 16 घंटे होती है। अगर मान लो सनलाइट नहीं आ रही है तो उसको जो है वो आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है जिसके कारण उनका एग प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है। तो लिखेगा मुर्गी शरीर में अंडा बनने में लगा समय, मुर्गी शरीर में अंडा बनने में लगा समय 24 घंटे। नेक्स्ट में लिखेंगे अंडे देने वाली मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता 14 से 16 घंटे। एक विशेष आता है कि एक अंडे से जो है वो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो मिलती है। दूसरी चीज आती है कि एक जो मनुष्य होता है उसको कितनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो उसमें से 60 ग्राम में से 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो पशुजनित होना चाहिए। 20 ग्राम प्रोटीन कैसा होना चाहिए, पशुजनित होना चाहिए। तो लिखिएगा इसमें एक अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
नेक्स्ट में लिखेंगे एक मनुष्य को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन, एक मनुष्य को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 ग्राम पशुजनित होना चाहिए, जिसमें से 20 ग्राम पशुजनित होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है वो अंडे से मिले, वो मांस से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है, या कोई भी पशु उत्पाद है उससे प्राप्त किया जा सकता है। मुर्गी की उम्र लिख ली थी क्या आपने? औसतन उम्र 4 से 5 वर्ष होती है। इसके अलावा मुर्गी प्रजनन फार्म लिखे थे, मुर्गी अनुसंधान संस्थान लिखा था। चलिए तो लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा औसतन उम्र, मुर्गी की औसतन उम्र 4 से 5 वर्ष। मुर्गी की औसतन उम्र है 4 से 5 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। नेक्स्ट जो है वो अपना अगला पॉइंट था कि जो केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म है वो कहाँ पर है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म पर्टिकुलर नहीं है, पक्षी प्रजनन फार्म है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है स्थित? इज्जत नगर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, बरेली, यूपी के अंदर स्थित है। इज्जत नगर यूपी में। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CARI के नाम से जाना जाता है। फिर अगला नेक्स्ट आता है केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहां पर है? तो केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म अलग अलग एरिया के आते हैं। तो केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म आता है वो मुंबई में आता है, इसके अलावा भुवनेश्वर में आता है, हसरगट्टा के अंदर आता है। मुंबई में, भुवनेश्वर में और हसरगट्टा में, अलग अलग जगह पे। मुर्गी अनुसंधान संस्थान पक्षी अनुसंधान संस्थान को कहते हैं। कर्नाटका में, ओडिशा, भुवनेश्वर, मुंबई, महाराष्ट्र। इसके अलावा और सारे पॉइंट हो गए अपने। देसी मुर्गिया का औसत अंडा उत्पादन और ये हो गया, देसी और विदेशी करनी है ना। नेक्स्ट में लीजिएगा देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन। देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन 120 अंडे प्रति वर्ष, और विदेशी मुर्गियों का 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष। दो सौ चालीस से 260 अंडे प्रति वर्ष। इसके अलावा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, जिसमें मुर्गी नहीं आते, ध्यान रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। इसके अलावा मुर्गी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज आती हैं जो इससे संबंधित आती हैं, जो किसी न किसी तत्वों की कमी के कारण होती हैं। जैसे एक तो विशेष रूप से आता है कि मुर्गियों में जो विटामिन ए और रेशे की पूर्ति के लिए क्या खिलाते हैं, विटामिन ए और रेशे की पूर्ति के लिए क्या खिलाते हैं? तो इसके लिए मुर्गियों को क्या दिया जाता है? हरा चारा खिलाया जाता है। मुर्गियों को क्या खिलाते हैं? हरा चारा खिलाते हैं। हरा चारा कौन कौन सी फसल का खिलाया जाता है? तो रिचका, बरसीम और पालक का हरा चारा देते हैं। रिचका, बरसीम और पालक का हरा चारा दिया जाता है। 100 अगर मुर्गियां हैं तो 100 मुर्गियों पर 3 किलोग्राम हरा चारा पर्याप्त रहता है। 100 मुर्गियों पर 3 किलोग्राम हरा चारा है वो पर्याप्त रहता है विटामिन ए और रेशे की पूर्ति के लिए। इसके अलावा कुछ रोग आते हैं, जैसे अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी। अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी, अंडों के माध्यम से जो चूजों में फैलने वाली बीमारी होती है उसे कहते हैं ल्यूकोसिस। उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसिस कहते हैं। तो लिखिएगा, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विटामिन ए तथा रेशे की पूर्ति, विटामिन ए तथा रेशे की पूर्ति के लिए हरा चारा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रिचका, बरसिम व पालक। और कितना आवश्यक होता है, क्योंकि पर बर्ड यहां नहीं दिखते हैं, तो 100 मुर्गियों पर 3 किलोग्राम हरा चारा देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, अंडों के माध्यम से
चूजों में फैलने वाली बीमारी। ल्यूकोसिस। कुछ और देखिए, बोर्ड पे देखिएगा। कुछ और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज होती है, जैसे जिंक की कमी से जो है वो मुर्गियों में पैराकीटोसिस होता है। जिंक की कमी से पैराकीटोसिस होती है, जिसमें पुअर ग्रोथ होती है। और एक आता है मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से पैरोसिस होती है, जिसके अंदर हॉक बढ़ना शुरू हो जाती है और मेटाटार्ससी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हॉक जो होती है वो किसे कहते हैं? हॉक बढ़ना और मेटाटार्ससी शुरू हो जाता है और इसमें पुअर ग्रोथ होती है। ये होता है जो पोल्ट्री होती है, जैसे मान लो यहाँ पर जो है वो उनके क्या है, नीज है, ये मतलब जो है वो घुटने हैं, ये इस प्रकार से जो है वो ऐसे पाया जाता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद उनके पंख शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ का हिस्सा है। तो ये जो उसके घुटने होते हैं, ये वाला जो जॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? हॉक कहलाता है। तो ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं, ये मैग्नीज की कमी से होता है। इसके अलावा जिंक की कमी से पैराकीटोसिस यानी कि पुअर ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्रेजी चिक हो जाता है। चूजों में क्रेजी चिक हो जाता है, चूजों में क्रेजी चिक डिजीज है वो इसके कारण हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछी जाती है, स्पेशली मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज के आजकल जो है वो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड अपन पढ़ लेंगे। तो पहला लिखिएगा जिंक की कमी से। जिंक की कमी से पैराकीटोसिस। पैराकीटोसिस ब्रैकेट में लिख लेना, पुअर ग्रोथ। पुअर ग्रोथ। दूसरा लिखेंगे मैग्नीज की कमी से पैरोसिस। मैग्नीज की कमी से पैरोसिस। पैरोसिस में क्या होता है? हॉक बढ़ना। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से चूजों में क्रेजी चिक। इसमें भी मस्कुलर वीकनेस आती है। मस्कुलर वीकनेस ये होता है इसके अंदर जिंक की कमी से। ये तो हो गए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज। इसके अलावा वर्ल्ड जो पोल्ट्री डे है वो कब मनाते हैं? कुछ डेज हैं जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, तो भी वो देख लेते हैं। एक अपन ने वो लिख लिया था कि जो अगर जो है वो मस्कुलर वीकनेस, अगर जो है वो चूजे प्राप्त करने अंडों से, तो 10:1 में मुर्गियां रखते हैं, वो नहीं लिखा ना, तो एक पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए। चूजे प्राप्त करने हेतु, चूजे प्राप्त करने हेतु मुर्गियों व मुर्गे का अनुपात। चूजे प्राप्त करने हेतु मुर्गियों व मुर्गे का अनुपात 10:1 क्या रखते हैं? 10 मुर्गियों पर 1 मुर्गे को रखते हैं। और इसके अलावा एक है मुर्गी घर की बिछावन। क्या हो गया? 10:1। फिर है मुर्गी घर की बिछावन। इसमें 2 टॉपिक अपने कवर हो गए। पोल्ट्री जो मैनेजमेंट आता है वो वाला टॉपिक इसी के अंदर अपन बेसिक पॉइंट्स में सारे कर रहे हैं। मुर्गी घर की बिछावन कहलाती है लीटर। इसके अलावा वर्ल्ड पोल्ट्री डे 19 मार्च को मनाते हैं। और वर्ल्ड एग डे, वर्ल्ड एग डे सेकंड फ्राइडे इन अक्टूबर। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर का सेकंड फ्राइडे। तो हर बार डेट चेंज हो जाती है, क्योंकि ये हर बार फिक्स डेट को नहीं, सेकंड फ्राइडे को मनाते हैं। और एक आता है आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडा की उपलब्धता। आईसीएमआर के अनुसार अंडा की आवश्यकता 180 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। ये आईसीएमआर के अनुसार आवश्यकता है, जबकि इतना मिलता नहीं है। अलग अलग ईयर वाइज चेंज होता रहता है। राजस्थान में तो 30-31 अंडे प्रति वर्ष उपलब्ध है एक व्यक्ति को। सबसे ज्यादा अंडे जो उपलब्ध हैं वो आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा उत्पादितता भी वही है, लगभग 500 अंडे प्रति वर्ष उपलब्ध है वहां, एक प्रति व्यक्ति पर ईयर। एक अंडे से 80 किलो कैलोरी लगभग ऊर्जा मिलती है। नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी उपलब्धता पर डिपेंड करता है। उपलब्धता पर और उनका जो उनके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट है उन पर डिपेंड करता है। अलग अलग, जैसे अपन गाय की बात करते हैं तो गाय का दूध जो होता है वो सस्ता होता है, भैंस का दूध महंगा होता है, जबकि गाय के दूध में न्यूट्रिएंट ज्यादा है। स्पेशली अपन देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट गाय के ज्यादा है, लेकिन जो उपलब्धता और जो डिमांड है उसके अनुसार भी रेट है वो डिपेंड करती है। हिंदी में क्या लिखो बच्चों? विश्व मुर्गी दिवस, विश्व अंडा दिवस, ठीक है। सेकंड
अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सारे बेसिक जो भी जनरल इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स था वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं मुर्गियों का वर्गीकरण। फर्स्ट वर्गीकरण लिखेंगे उपयोगिता के आधार पर। मुर्गी की टोटल नस्लें कितनी है रजिस्टर्ड, वो तो लिख चुके हैं। अगला लिखिएगा उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण। इसमें अलग अलग प्रकार की उपयोगिता है। देखो, कुछ मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती है, वो अंडा उत्पादन वाली उपयोगिता हो गई, मांस के लिए या द्विप्रयोजनी या खेल के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर जो है वो फैंसी सिर्फ दिखावटी पर्पस से। तो इस आधार पर जो उनका उपयोग है उसके आधार पर 5 प्रकार की मुर्गियां हैं। जैसे गाय है जिसमें दूध प्रयोजनी हो गई, इसके अलावा भारवाही हो गई, द्विप्रयोजनी हो गई। ऐसे ही ये नस्ल जो है वो अलग अलग आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत की गई है। पहला लिखेंगे अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां। पहला लिखेंगे अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां, लिख लो। पहला लिखेंगे अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां, उसमें लिखेंगे लैगहॉर्न, मिनोरका और एंकोना। एक ही वर्ग की है ये, मेडिटेरियन वर्ग की है ये। वो इनका वर्ग मैं आगे लिखाऊंगी, पहले यहाँ पे इतना लिखेंगे। इसमें आती है मांस वाली में फ्लाई माउथ, ब्रह्मा, असील, इसके अलावा लैंगसैन, ब्रह्मा, असील, लैंगसैन, ससेक्स। फिर नेक्स्ट आती है द्विप्रयोजनी, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, इसके अलावा जर्सी ब्लैक जॉइन, सॉरी डोर की। फ्लाई माउथ के बाद ब्रह्मा, सिल्की, और इसके अलावा फिजल्ड बेनेटम। फोटो दिखाऊंगी अभी इनकी दोनों, मतलब फ्रिजल पंखों वाली जो नस्ल है वो फिजल्ड बेनेटम कहलाती है। मांस उत्पादन वाली में फ्लाई माउथ, ब्रह्मा, असील, लैंगसैन और ससेक्स, ये 5 नस्लें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं अपन, और तो ऐसे और भी नस्लें हैं जिनको द्विप्रयोजनी के रूप में मांस के काम में ऐसे लाया जाता है, क्योंकि ऑल ओवर सारी ब्रीड्स को ही मांस के काम में लेते हैं। ये तो अपने कुछ नाम लिखे हैं। अब फोटो दिखाती हूँ आपको, सिल्की, फिजल, ये बाकी की तो आ जाएगी जब अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये सिल्की और फिजल बेनेटम जो है फैंसी नस्लें, ये कैसे दिखाई देती है। फिजल बेनेटम का मतलब है ये फ्रिजल पंखों वाली होती है, थोड़े छितराए हुए पंख इसके पाए जाते हैं। लिख लिया नाम सबने? अच्छा नहीं लिखा। ये फ्रिजल पंखों वाली, ऐसे पंख होते हैं इनके, मतलब इस टाइप के फ्रिजल पंख होते हैं, चित्राए हुए से पंख होते हैं, इसलिए इसका नाम फ्रिजल बेनेटम है। दूसरा वर्गीकरण लिखेंगे। ऐसे मेरे पे अत्याचार मत किया करो तुम लोग रोज रोज, पूरा अत्याचार करो, इमोशनली अत्याचार करते हो। मैम भूख लगी है, ऐसे बैठ जाते हो बैग बंद कर करके। मैं नहीं लूंगी अगले वीक से तुम्हारी क्लास इस टाइम पे। खाली नाम लिखिए, खाली नाम। अच्छा बंद कर दिया, चलो बाकी का अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे।